नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। देश में न चुनाव टल सकते हैं और न कोरोना की तीसरी लहर टलेगी। आज इन दोनों बातों की आधिकारिक पुष्टि हो गई। तमाम बैठकों और गोलमेज वाले चिंतन के बाद ये सूत्र चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकले हैं। तेजी से फैलती कोरोना महामारी में खतरों का खिलाड़ी बनकर उभरे चुनाव आयोग की प्रतिबद्धता ऐसी है कि उसने कोरोना की तीसरी लहर के दौर में चुनाव करवाने का रास्ता निकाल लिया है और कोविड नियमों का पालन करने की गुजारिश करते हुए अपनी भूमिका एकदम साफ कर दी है। आज हम चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस और देश में उठती तीसरी लहर का साझा विश्लेषण करेंगे। चुनावी राज्यों पर आज तक और इंडिया टुडे की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट की विशेष नजर है। वहां के अब तक के डेटा से कौन से तथ्य सामने आए हैं, यह भी दिखेगा। एक बड़ा सवाल वीआईपी शादियों और हाई प्रोफाइल बैठकों पर भी है, जिन्हें कोरोना का सुपर स्प्रेडर माना जा रहा है। वैसे भारत में बाजारों और सार्वजनिक स्थलों का हाल देखकर और चारों तरफ कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ते देखकर कोई भी यह बता सकता है कि तीसरी लहर तो आनी ही है। आज भारत में कोरोना और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की सुपर स्प्रेडर रिपोर्ट देखिएगा। इसके अलावा आपको दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संस्था WHO की बातों पर भी ध्यान देना होगा। WHO ने दुनिया को चेतावनी देते हुए कहा है कि कोरोना की सुनामी आने वाली है, यानी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में विस्फोटक बढ़ोतरी होगी। अस्पतालों में मरीजों की बेकाबू भीड़ से स्वास्थ्य सेवाएं फेल हो सकती हैं और दुनिया भर की अर्थव्यवस्था कोरोना के इस फ्रैक्चर की वजह से लड़खड़ा सकती है। भारत के करोड़ों लोगों के लिए इस चेतावनी के क्या मायने हैं, ये आपको बताएंगे। और ओमिक्रॉन फेफड़ों पर किस तरह का असर दिखाता है, इस पर हमने एक्सपर्ट की मदद से एक जागरूकता रिपोर्ट तैयार की है। इसे आपको मिस नहीं करना चाहिए। इससे ओमिक्रॉन के असर और गंभीरता का सही ज्ञान आपको होगा। ओमिक्रॉन संकट के बीच खबरदार में ऐसी तमाम जागरूकता रिपोर्ट्स आप देख पाएंगे। जब से देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट की एंट्री हुई है, तब से हर किसी के दिमाग में दो सवाल चल रहे हैं। पहला ये कि क्या कोरोना की तीसरी लहर आएगी, और दूसरा ये कि क्या कोरोना की वजह से 5 राज्यों में होने वाले चुनाव टलेंगे। आज इन दोनों सवालों के आधिकारिक जवाब मिल गए। कोरोना की तीसरी लहर की भविष्यवाणी अब जल्द ही सच होने वाली है। इसका आधिकारिक ऐलान आज नीति आयोग ने कर दिया और कोरोना की तीसरी लहर आने पर भी चुनाव नहीं टलेंगे, इसकी आधिकारिक पुष्टि आज चुनाव आयोग की तरफ से हो गई है। लेकिन एक सवाल और है जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो ये कि क्या चुनावी रैलियों पर कोई रोक लगेगी। इस सवाल पर चुनाव आयोग और नीति आयोग मौन है, लेकिन उनकी इस चुप्पी में ही इस सवाल का जवाब छिपा है। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने ये हम लोगों को बताया कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर चुनाव होने चाहिए। क्या वाकई सच में सभी राजनीतिक प्रतिनिधियों से पूछकर ही चुनाव आयोग ने समय पर चुनाव कराने का फैसला किया है? लेकिन उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रतिनिधि तो दावा कर रहे हैं कि उनसे तो किसी ने पूछा ही नहीं। देखिए, कल से हम लगातार समय मांग रहे हैं चुनाव आयोग से। अब तक समय न मिलना अपने आप में भी एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी यह चाहती है कि समयबद्ध तरीके से चुनाव हो, निर्भीक तरीके से चुनाव हो, निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो और कोविड के नियमों का पालन करते हुए कि यह महामारी किसी को उस चपेट में न ले, उन सारे नियमों का पालन करते हुए समय से चुनाव हो, ऐसी कांग्रेस पार्टी की मांग है। खैर छोड़िए इन बातों को। हुआ तो वही जो सभी राजनीतिक दल चाहते थे। कोरोना की भी यही दिली ख्वाहिश रही होगी कि चुनाव ना टाले जाएं। आज दोनों की चिंताएं चुनाव आयोग ने दूर कर दी। कोई भी पेशेंट या वहाँ आने के बाद, पोलिंग बूथ आने के बाद अगर उनका टेम्परेचर ज़्यादा लगता है, क्योंकि हम लोग वहाँ टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए डिजिटल थर्मामीटर्स भी रखेंगे, जैसे वहाँ आने के बाद पता चला, देन उनको हम लोग आइसोलेट करेंगे और उसके लिए अलग स्पेसेस बनाएंगे, वहाँ बैठेंगे और उनको जो वोट करने के लिए पीपी किट वगैरह लगा के वो भी पीपी किट लगाएगा और जो अपना स्टाफ है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर प्लस उनका जितना भी पोल ऑफिसर 1 2 3 वो सभी वहाँ एजेंट्स भी रहता है और उनको भी पहनाएंगे। वैसे गौर फरमाने वाली बात यह भी है कि चुनाव समय पर होने चाहिए, ये सभी राजनीतिक प्रतिनिधियों ने कहा, लेकिन रैलियां नियंत्रित होनी चाहिए, ये कुछ प्रतिनिधियों ने ही कहा है। कुछ दलों के प्रतिनिधियों ने दिन के समय बिना कोविड नियमों का पालन किए हुए चुनावी रैलियों के प्रति अपनी चिंता जाहिर की। साथ ही रैलियों की संख्याओं को नियंत्रित करने की भी मांग की।
अब रैलियों पर चिंता जाहिर करने वाले वो कुछ प्रतिनिधि किस पार्टी के थे, ये चुनाव आयोग ने नहीं बताया। लेकिन मन में उत्सुकता जागना तो लाजमी है कि ऐसी कौन सी राजनीतिक पार्टी पैदा हो गई जिसने रैली में ज्यादा से ज्यादा भीड़ लाने की चिंता के बजाय रैलियों की बढ़ती संख्या पर चिंता जता दी। क्या वो प्रतिनिधि समाजवादी पार्टी के हो सकते हैं? क्या बीजेपी ने रैलियों पर चिंता जताई होगी? क्या कांग्रेस को रैली में आने वाली भीड़ की चिंता सता सकती है? क्या आम आदमी पार्टी का रैलियों से कोई परहेज दिखता है? चुनाव से दोस्ती और रैलियों से बैर, ऐसा होना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। चुनाव आयोग भले ही चुनावी रैलियों की भीड़ से नजरें चुरा ले, लेकिन वोटिंग के दौरान कोरोना नियमों की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। हर पोलिंग बूथ कोविड कंप्लायंट बिहेवियर के साथ वर्क करेगा। सभी डीओस को निर्देश दिए गए हैं और लोगों ने सामग्री जितनी भी है, जैसे थर्मल स्कैनर हैं, मास्क हैं, सैनिटाइजर्स हैं, दे हैव ऑलरेडी बीन अंडर द प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड ईच एंड एवरी वोटर who comes to the polling stations will be provided these facilities also, and इन लोगों के सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। गनीमत समझिए कि चुनाव आयोग ने ये नहीं कहा कि सभी राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ साथ कोरोना के सभी वेरिएंट्स ने भी समय पर चुनाव कराने की इच्छा व्यक्त की है, वरना सभी को लगता कि अब तो चुनाव आयोग भी मानकर बैठा है कि चुनावी रैलियों में कोरोना नहीं फैलता, जैसे कि सरकारें मानती हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में चुनावी राज्यों के अंदर लोगों को सिर्फ रैलियों में ही शामिल होने की इजाजत मिले। कोरोना जो फैल रहा है, जितने भी लोग जो छूटे हुए हैं फर्स्ट डोज लगाने के बाद, कई लोग ऐसे हैं जो सेकंड डोज नहीं लगाए हैं, उसकी भी हमारे पास सूची आ चुकी है। पहले आगे थी, उसको गांव स्तर से लेके शहरों में और हमारे ये कंट्रोल कमांड सेंटर के माध्यम से भी उनको हम कनेक्ट कर दे रहे हैं। उनके माध्यम से कॉलिंग होगा, उनको बताया जाएगा, उनके घर भी जाया जाएगा। तो घर घर भी हम टीका लगाएंगे, गांव में भी लगाएंगे, सब जगह लगाएंगे। तो इस तरह करके हम उसको तेजी से सेकंड डोज भी बढ़ा देंगे। कल्पना कीजिए 31 मार्च तक कोरोना प्रभावित राज्य घोषित हो चुके उत्तर प्रदेश में बाजार बंद हो, दुकानें बंद हो, दफ्तर बंद हो, तो दूर दूर तक चुनावी रैलियां कैसी छटा बिखेरेंगी। कोरोना के बीच खतरों का खिलाड़ी बनकर उभरे चुनाव आयोग की प्रतिबद्धता की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। आखिर उसने कोरोना की तीसरी लहर के बीच भी लोकतंत्र की जीत का रास्ता जो चुना है। चुनाव आयोग के इतने दूरदर्शी फैसले पर तो एक धन्यवाद रैली निकलनी ही चाहिए। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। वैसे चुनाव आयोग की साफगोई की भी दाद देनी चाहिए कि उसने बिना लाग लपेट कहा कि चुनाव समय पर होंगे, क्योंकि सभी राजनीतिक दल यही चाहते हैं। हालांकि अगर चुनाव आयोग ने फैसला हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर लिया हुआ होता तो यह सवाल नहीं उठता कि क्या हेल्थ एक्सपर्ट्स भी चाहते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच चुनाव पूरी धूमधाम से हो और रैलियां निकाली जाएं, क्योंकि पांचों चुनावी राज्यों में कोरोना की स्थिति तो कम से कम ये इजाजत नहीं देती। आज तक इंडिया टुडे की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट ने पांचों चुनावी राज्यों में कोरोना के हालात की स्टडी की है, जिसमें पता चला है कि पंजाब, उत्तर प्रदेश और मणिपुर में वैक्सीन की दोनों डोज ले चुकी आबादी का औसत देश के राष्ट्रीय औसत से कम है। पंजाब में सिर्फ 41% आबादी को दोनों डोज लगी है। उत्तर प्रदेश और मणिपुर में भी 50% से कम आबादी पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है, जबकि राष्ट्रीय औसत 62% है। हालांकि गोवा में 94% और उत्तराखंड में 81% आबादी को दोनों डोज लग चुकी है। अगर कोरोना टेस्ट पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में ये 0.5% से कम है, लेकिन गोवा में 4% और मणिपुर में 1% से ज्यादा है। अगर वीकली एवरेज की बात करें तो पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते पांचों चुनावी राज्यों में कोरोना संक्रमण के केस बढ़े हैं। पंजाब को छोड़कर बाकी चारों राज्यों में ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में ओमिक्रॉन के 3 केस आ चुके हैं, उत्तराखंड में 4, गोवा में 1 केस मिल चुका है। ये चुनावी राज्यों में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के शुरुआती रुझान है और चिंता की बात यह है कि कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका भी तभी है जब पांचों राज्यों में चुनाव होने हैं। और पिछला अनुभव बताता है कि चुनावी रैलियों से कोरोना को कोई परहेज नहीं होता। बंगाल चुनाव में देश इसके नतीजे भुगत चुका है, लेकिन फिर भी चुनावी रैलियों पर रोक लगने की कोई उम्मीद कहीं से भी दिखाई नहीं देती। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने ये हम लोगों को बताया
कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर चुनाव होने चाहिए। देश में न चुनाव टल सकते हैं, न कोरोना की तीसरी लहर टलेगी। आज इन दोनों बातों की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। क्या इसको तीसरी लहर हम मानेंगे? देखिए, इमर्जिंग सिचुएशन है। आप जैसे आर्टिकुलेट कर रहे हैं तो फैक्ट्स हैं, जैसे हमने दिखाया यहाँ पे। ये कहाँ लेके जाएगी, हमें कहाँ ये पहुँचनी है, कहाँ इसको रोकना है, ये सब हमारे हाथ में है और हमें उसके लिए उसको रोकने के लिए पूरी कोशिश करनी है। इसको लिए तैयारी रखनी है, लेकिन कोशिश यही होगी कि इसको हम इसी टाइम पे इसी जगह ही दबा के रखें। कोरोना चाहे जितना मर्जी फैले, घबराना नहीं है, डरना तो बिल्कुल नहीं है। क्या हुआ जो कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है। पब्लिक के लिए देश के नीति आयोग के पास नसीहतों की भरमार है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों की रैलियों पर रोक के सवाल पर कोई जवाब नहीं है। So elections are happening, but clearly with the number of cases that are rising, we are seeing that the politicians themselves are flouting the rules. I have explained to you, and Dr. Shri Love Agarwal ji has explained to you the framework of responsibilities of the people, expectations of all of us, from all of us. चुनाव और चुनावी रैलियों को लेकर सिस्टम में जवाबदेही से बचने का गजब खेल चल रहा है। राजनीतिक दल कहते हैं कि चुनाव को लेकर फैसला चुनाव आयोग करेगा और चुनाव आयोग कहता है कि राजनीतिक दल चाहते हैं कि चुनाव टाइम पर हो। और अब नीति आयोग ने कह दिया है कि रैलियों के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। The Election Commission has in fact said that today they are going ahead because all the parties have in fact had a meeting and they have said that there should be election. In regard to the specific issue of elections, as we communicated last time, this is for the Honorable Election Commission it is in the domain of the Honorable Election Commission, and this is not the forum to take up that issue. माना कि रैलियों पर नीति आयोग कोई फैसला नहीं सुना सकता, लेकिन वो चुनाव आयोग को बता तो सकता है कि रैलियों में कोरोना कितनी तेजी से फैल सकता है। उत्तर प्रदेश में 3 दिन तक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और जिलाधिकारियों से चुनाव आयोग की मीटिंग में क्या किसी ने रैलियों से होने वाले नुकसान पर चर्चा नहीं की? क्या चुनावी राज्यों में तैयारियों का जायजा लेने पहुंची चुनाव आयोग की टीम को सड़कों पर लाखों लोगों की भीड़ वाली रैलियां नहीं दिखी? क्या चुनाव आयोग को वाकई लगता है कि कोई भी राजनीतिक दल रैलियों पर पाबंदी की पैरवी कर सकता है? रैलीज और उस पर गैदरिंग्स के लेकर तो नहीं अभी कोई इंस्ट्रक्शन इस तरह से आई है कि उस पर रोक लगाई जा सके, या फिर रैलीज और गैदरिंग्स है वो वर्चुअल मीटिंग के थ्रू की जाए, कुछ इस तरह के वो तो निर्देश तो नहीं आए। आज तक ऐसा कोई नहीं है। रैलीज के मुताबिक जो भी है, इलेक्शन कमीशन का जब MCC वगैरह लागू होता है उस समय हम लोग फिर देखेंगे, लेकिन उस समय तक जो भी नियम कानून है स्टेट गवर्नमेंट अपना एजेंसीज देखते हैं और उसके हिसाब से हम भी उन्हीं का गाइडलाइंस का फॉलो करते हैं। जब लोगों को कोरोना का डर दिखाकर तरह तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं, जब शादी और अंतिम संस्कार में 20 लोगों की संख्या तय की जा रही है, जब सड़कों पर मास्क ना लगाने पर धड़ाधड़ चालान काटे जा रहे हैं, तो राजनीतिक रैलियों में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ने पर सिस्टम की नजर धृतराष्ट्र जैसी क्यों हो जाती है? तो सवाल तो पूछा ही जाएगा कि रैलियों पर नकेल कसने के लिए चुनाव आयोग के पास किस चीज की कमी है, अधिकारियों की या इच्छा शक्ति की? चुनाव होने का फैसला अगर किया जा रहा है तो ये तो फैसला ठीक है। और आज मैं CEC के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा कि यही फैसला किया है कि इलेक्शन टाइम पे होंगे, जो मैं समझता हूँ ठीक फैसला है। कि आज भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि रैली को बैन कर दो, बाकी हर चीज़ हर गाइडलाइन परफेक्ट है, बहुत अच्छी है। अगर कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के बीच न्यू ईयर के जश्न पर रोक जायज है, तो रैलियों को खुली छूट क्यों? अगर बाजारों में भीड़ से कोरोना फैलता है, तो क्या रैलियों की भीड़ से कोरोना डरता है? इन सवालों के जवाब कोई नहीं दे रहा, न नीति आयोग, न चुनाव आयोग, न ही सरकार या कोई राजनीतिक दल। चुनाव और रैलियों से जो कोरोना के केस बढ़ेंगे, जाहिर है उसकी जिम्मेदारी भी कोई नहीं लेगा। दूसरी लहर के एक्सपीरियंस से इतना तो आप समझ ही चुके होंगे। चंडीगढ़ से ललित शर्मा और दिल्ली से मोहित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
संक्रमण रोकने के लिए दी जाने वाली सलाह है मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, बार बार हाथ धोते रहिए, लेकिन सलाह देना और उसका पालन करना ये दो अलग अलग बातें हैं। अगर इन्हीं सलाह का पालन किया जाता तो देश में दूसरी लहर नहीं आ पाती और तीसरी लहर की नौबत नहीं आती। अब यही सलाह फिर से दी जाने लगी है, लेकिन लापरवाही से भीड़ के इकट्ठा होने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। ये तस्वीरें महाराष्ट्र में हुए अलग अलग शादी समारोह की हैं। पिछले 2 हफ्तों में 5 नेताओं के परिवारों में शादी समारोह हुए हैं। इनमें एनसीपी नेता जयंत पाटिल के बेटे की शादी और बीजेपी नेता हर्षवर्धन पाटिल की बेटी की शादी भी शामिल हैं। महाराष्ट्र के करीब 19 नेता कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और इन नेताओं में से ज्यादातर ने इन शादियों में शिरकत की थी। सुप्रिया सुले ने इन शादियों में शिरकत की थी। फिलहाल वो और उनके पति दोनों ही कोरोना संक्रमित हैं। हर्षवर्धन पाटिल खुद कोरोना संक्रमित हैं। जयंत पाटिल की भांजी और राज्य मंत्री प्राजक्ता तानपुरे भी कोरोना संक्रमित हैं। आदिवासी विकास मंत्री केसी पड़वी, शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़, 3 बीजेपी विधायक और देवेंद्र फडणवीस के ऑफिस के 2 स्टाफ मेंबर्स कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। महाराष्ट्र ओमिक्रॉन के केस के मामले में दूसरे नंबर पर और कोरोना के बढ़ते मरीजों के मामले में पहले नंबर पर है। यहां के लिए एक सूत्रीय सलाह है, सावधानी ही बचाव है। लेकिन इन शादी समारोहों में कितनी सोशल डिस्टेंसिंग है, कितने मेहमानों के मुंह पर मास्क हैं, वो आप खुद देख सकते हैं। वैसे केवल महाराष्ट्र ही नहीं, कोरोना की तीसरी लहर का खतरा पूरे देश के अलग अलग राज्यों पर मंडरा रहा है। 26 दिसंबर को देश में 6,542 नए कोरोना मरीज थे। 27 दिसंबर को यह आंकड़ा 6,242 पर चला गया, मगर 28 दिसंबर को 9,155 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 29 दिसंबर को 44% की बढ़त हुई और नए मामलों की संख्या 13,155 पर पहुंच गई। यानी हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। चुनाव आयोग माने चाहे ना माने, सभी दलों ने विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सभी ने कहा कि कोविड को ध्यान में रखते हुए समय पर चुनाव कराएं। कोई नेता भी माने या ना माने, लेकिन देश में कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक हो चुकी है। ऐसा लगता है कि हो सकता है कि जल्द ही कंफर्म तो और 2-3 दिन वेट कर लीजिएगा, 2-3 दिन में पता ही लग जाएगा। ये जरूर लगता है कि ओमिक्रॉन ही लग रहा है इसकी वजह। 46% तो पहुंच ही चुका है जी। और ये जीनोम सीक्वेंसिंग जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, ऐसा लगता है कि इसका प्रोपोर्शन बढ़ता चला जाएगा। तो मुंबई और मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो है, जो कि जैसे कि दिल्ली हुई, जहां पे की केसेस बहुत जल्दी बढ़ी है, हम ये कह सकते हैं कि तीसरी लहर की शुरुआत जैसी बात है। देश में इस वक्त 23 राज्यों में ओमिक्रॉन के 960 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। लेकिन हालात देखिए, अब भी रैलियां हो रही हैं, बाजारों में भीड़ दिखाई दे रही है, हिल स्टेशन पर लापरवाह सैलानियों की मौज मस्ती दिख रही है। तो मन पक्का कर लीजिए, तीसरी लहर आ गई है। बस उसका असर दिखना कुछ दिनों में शुरू होने वाला है और ये इशारा आंकड़ों में दिखने लगा है। पिछले 24 घंटे में देश में 13,154 केस आए हैं, करीब 268 मौतें हो चुकी हैं। यह आंकड़ा करीब 7 हफ्तों के बाद फिर यहां पहुंचा है, यानी लहर ने ऊंचा उठना शुरू कर दिया है। इन सभी मामलों में 72% मामले केवल 5 राज्यों में ही मिले हैं। इनमें से महाराष्ट्र से 3900 केस, केरल से 2,846 मामले, पश्चिम बंगाल से 1,089 केस, दिल्ली से 923 और तमिलनाडु से 739 मामले आए हैं। अगर हम देश की परिस्थिति देखें तो आज देश में करीब 82,402 केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते हैं, यानी कि वह केसेस जो कि या तो होम आइसोलेशन में है या जो हॉस्पिटल सेटिंग में मॉनिटर किए जा रहे हैं। देश में ऑन एन एवरेज 8,000 से अधिक केसेस पिछले एक हफ्ते का अगर हम एवरेज निकालें तो पाए जा रहे हैं और ओवरऑल केस पॉजिटिविटी देश की इस टाइम करीब 0.92% है। यहाँ अगर हम फर्दर डेटा को एनालाइज करें तो पाते हैं कि पिछले 24 घंटों में देश में टोटल 13,154 केसेस नोट किए गए हैं। कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। 28 अक्टूबर को ही महाराष्ट्र में 2,172 मामले थे और अगले दिन यह आंकड़ा 3,900 तक पहुंच गया, यानी 24 घंटे के अंदर 1,728 नए केस आ गए। रोजाना आंकड़ा 500-600 का रहता था, अभी 2,000 के दरमियान आंकड़ा रह रहा है। तो इसका मतलब है 5 गुना ये संख्या रोज एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ रही है और इसमें
हम टेस्टिंग कम कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। अगर मुंबई का सोचेंगे तो मुंबई में 51,000 टेस्टिंग रोज हो रही है। तो 51,000 में 20 दिसंबर को अगर देखेंगे तो करीबन 300 के दरमियान केसेस आते थे, लेकिन अभी कल का आंकड़ा ये 2200 के दरमियान रहेगा। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के मामले दुगने हो गए। महाराष्ट्र में भी मुंबई एक बार फिर से कोरोना हॉटस्पॉट बनी हुई है। महाराष्ट्र में कल के दिन में कोरोना के 3,900 केसेस पाए गए हैं, जिसमें से 2,500 केसेस सिर्फ मुंबई से रिपोर्ट किए गए हैं। डॉक्टर्स की अगर माने तो ओमिक्रॉन के चलते मुंबई में तीसरी लहर आ चुकी है और इसीलिए इतने ज्यादा केसेस पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। इसमें से कई लोग जो हैं वो फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, जो कि कोविड के लिए पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। साथ ही साथ कम से कम लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है और साथ ही साथ 6 से 7 दिनों में लोगों की रिकवरी भी हो रही है। लेकिन एक साथ इतने बढ़ते मामलों ने प्रशासन की चिंता भी बढ़ा दी है। दिल्ली की स्थिति भले ही महाराष्ट्र जैसी ना हो, लेकिन हालात ठीक नहीं है। दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस सिस्टम भी लागू हो चुका है। ऑरेंज अलर्ट के तहत कई पाबंदियां लगी हैं। बावजूद उसके एक बार फिर से केस बढ़ने की रफ्तार मार्च अप्रैल की याद दिला रही है। अगर हम कल की बात करें, जो आंकड़े बुधवार को सामने आए थे वो 1.29% थे, जो बेहद डराने वाले थे, और जो नए मामले आए थे वो भी 923 थे, जो 86% बढ़ के आए थे। अब अगर इसी तरीके से मामले बढ़ते रहे तो सरकार आने वाले वक्त में और कड़े कदम उठा सकती है, क्योंकि पहले ही सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया था। इसके अलावा बाजारों को लेकर के भी कई सारे नियम लागू किए गए थे, लेकिन जिस तरीके की पॉजिटिविटी दर सामने आ रही है कोरोना की, उसको देखते हुए सरकार और कड़े कदम उठा सकती है। इसी हफ्ते मंगलवार के मुकाबले बुधवार को जो आंकड़े सामने आए वो करीब 86% ज्यादा थे। सोमवार को दिल्ली में कोरोना के 331 केस थे। मंगलवार को यह आंकड़ा 496 हो गया और फिर बुधवार को अचानक से यह आंकड़ा 923 पहुंच गया। डेल्टा की सुनामी में दूसरी लहर का कहर झेल चुके महाराष्ट्र और दिल्ली में ही सबसे ज्यादा मामले ओमिक्रॉन के भी हैं। अगर हम केवल ओमिक्रॉन की ही बात करें तो दिल्ली ने महाराष्ट्र को भी पीछे छोड़ दिया है। दिल्ली में इस वक्त सबसे ज्यादा 263 ओमिक्रॉन मरीज हैं। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, जहां 252 मरीज हैं। इसके बाद गुजरात में 97, राजस्थान में 69 और केरल में 65 मरीज केवल ओमिक्रॉन से संक्रमित हैं। यहाँ एक बात आपको ये भी समझनी होगी कि ये केवल वो संख्या है जिसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आ चुकी है। अभी ना जाने कितने ही मरीजों के नाम जीनोम सीक्वेंसिंग की लिस्ट में होंगे और ना जाने कितने ही ऐसे होंगे जिनके नाम लिस्ट में लिखे जाने होंगे। आज दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मीडिया से बात करते हुए इस बात को साफ कहा कि दिल्ली में जीनोम सीक्वेंसिंग का जो डेटा है उसके हिसाब से 46% जो केसेस दिल्ली में आए हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के हिसाब से वो ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि दिल्ली में कोरोना की संभावित तीसरी लहर के पीछे ओमिक्रॉन वेरिएंट का हाथ होने वाला है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के खतरे के बीच दिल्ली में ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस प्लान का स्टेज 1 लागू है। स्कूल, कॉलेज, जिम, स्पा बंद हैं। दुकानें 2 दिन के बीच में 1 दिन बंद रखी जा रही हैं। वहीं शादी और अंतिम संस्कार जैसे कार्यक्रमों में 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। और इस सख्ती का कारण ये है कि दिल्ली के अस्पतालों में मरीज बढ़ रहे हैं। LNJP अस्पताल में 25 दिसंबर को जहां 221 लोग भर्ती हुए थे, 26 दिसंबर को उनकी तादाद 230 पहुंच गई। 27 दिसंबर को 266 मरीज बिस्तर पर थे और फिर 28 दिसंबर को 280 मरीजों को बिस्तर की जरूरत पड़ी। दिल्ली में LNJP अस्पताल को ओमिक्रॉन के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। डेल्टा में जहां पर सडन ड्रॉप हो रहा था ऑक्सीजन लेवल का और ज्यादातर पेशेंट्स को आईसीयू की आवश्यकता थी, ओमिक्रॉन में ज्यादातर पेशेंट स्टेबल हैं। किसी भी पेशेंट को आईसीयू की आवश्यकता अभी तक नहीं हुई है और हमने देखा है कि ज्यादातर पेशेंट स्वस्थ होके डेल्टा से जल्दी ठीक होके घर जा रहे हैं। जिस तेजी से ओमिक्रॉन के मरीज बढ़े हैं उसी तेजी से कोरोना संक्रमण भी बढ़ा है। इसलिए राज्य विशेष तौर पर कोविड नियमावली बना रहे हैं। जैसे राजस्थान ने आगे बढ़कर फैसला लिया है और प्रदेश के हर नागरिक को वैक्सीन लगवानी ही होगी। तो कोरोना वैक्सीन है सबके लिए अनिवार्य है और 31 जनवरी तक सबको लगाना अनिवार्य कर दिया।
जो नहीं लगाएंगे उनकी बारे में विचार करें, उनके साथ सख्ती करेंगे, उनकी जो भी सरकारी योजना है उनको रोक देंगे। और मुझे लगता है कि अभी फर्स्ट डोज 90% हो गई और ऐसी नौबत नहीं आएगी, और दूसरी डोज भी हमारी 74% हो गई, इसलिए 30 जनवरी में हमारी 100% हो जाएगी। इसलिए कोई सख्ती करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रदेश की जनता, देश की जनता बहुत समझदार है। हाल फिलहाल में कोरोना संक्रमण के आंकड़े से जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, ये वैसे ही हैं जैसे इसी साल के शुरुआती महीनों में डेल्टा वेरिएंट के दौरान देखे गए थे। ये एक्स्ट्रा खबरदार रहने का समय है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और अमित भारद्वाज, मुंबई से मुस्तफा शेख और जयपुर से देव अंकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। कोरोना ने नए साल की पार्टी और जश्न के हर प्लान पर ग्रहण लगा दिया है, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो पाबंदियों को नहीं मानते। 25 दिसंबर को कोलकाता के पार्क स्ट्रीट में जबरदस्त भीड़ जुटी थी। इसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। अब वहां क्या स्थिति है, लोग कितने सावधान हुए हैं और राज्य सरकार ने कितनी सख्ती की है, इस पर कोलकाता से आज तक की टीम ने रिपोर्ट भेजी। नए साल की स्वागत करने के लिए तैयार है कोलकाता और तैयार है पार्क स्ट्रीट। पार्क स्ट्रीट वो जगह है जो कि सबसे हैपनिंग माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारे पब्स हैं, नाइट क्लब्स हैं और कैफेज भी है, और भारी मात्रा में लोग यहाँ पे 31st नाइट को आते हैं। 25 दिसंबर को हम लोग देखे हैं किस तरह से लोग यहाँ पे आए हुए थे, और इस बात को लेकर गंभीर चिंता की बात भी है। और वो जो पिक्चर वो काफी वायरल भी हुई थी, जहाँ पे हम देखे हैं कितने लोग एक साथ एक जगह पे आके शामिल हुए थे। तो 31st नाइट को क्या होने वाला है? क्या उसी तरह से लोग आएंगे? नए साल की तैयारी हो रही है, लेकिन कोरोना भी हम लोग को छोड़ के नहीं गई है। तो किस तरह से इस बार आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू बी अ बिट प्रिकॉशंस ले रहे हैं थोड़ा, बट निकलना भी है ना न्यू ईयर के लिए, इसलिए थोड़ा डिस्टेंस भी मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं सब लोग। आज कितने देर तक बाहर रहने की प्लानिंग है? देर तक नहीं, आधा घंटा 1 घंटा बस। तो इस बार क्या, जैसे अगले बार जैसे पार्क स्ट्रीट जैसे हुआ करता था, इस बार भी वैसा ही है? नहीं, थोड़ा तो मतलब क्राउड है, वो सही नहीं है, पर फिर भी सब लोग निकल रहे हैं। सेम नहीं है ऑफ कोर्स, बट है क्राउड अभी भी। इस बार 2022 आने वाला है, तो क्या लग रहा है, कोरोना हम लोग को छोड़ के जाएगी? हाँ, होपफुली चला जाएगा। ओमिक्रॉन 2 साल से तो परेशान कर रखा है। सो वी वर्क इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर, सो वर्क फ्रॉम होम सेक्टर में काम कर करके इट्स काइंड ऑफ गेटिंग वेरी मेसी फॉर अस। सो होपफुली हाँ, एक साथ सब मिल के काम कर पाए। तो इस बार जो है पार्क स्ट्रीट में 25 को बहुत भीड़ हुई थी, आप देखे होंगे, तो क्या लग रहा है कि इसके बाद क्या बढ़ने वाला है फिर से कोरोना? शायद ना बढ़े, हाँ लग रहा है कि बढ़ सकता है, पर इसीलिए हम लोग 25 को नहीं आए। सो वी केम टुडे इस होप में कि थोड़ा पब्लिक और क्राउड कम होगा। सो बाकी लोग से भी यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे दिन पे ही आइए जिस समय थोड़ा भीड़ कम हो, सो दैट वी द कोरोना डज नॉट ग्रो मच। तो डर नहीं लग रहा है? हाँ, इसीलिए तो आज 30 को आए हैं, 31 को नहीं आए हैं। आज थोड़ा फाका फाका रहेगा तो ठीक है, कल तो बाप रे बाप चलने का जगह नहीं मिलेगा। तो 31 को लग रहा है कि बहुत भीड़ हो गई, इसलिए आज आ गए? हाँ हाँ हाँ, इसीलिए। तो यहाँ पे जितने लोग हैं, क्या मास्क पहन रहे हैं सब लोग? देखिए, हम लोग तो पहने हुए ही है, लेकिन फोटो खिंचाने के टाइम शायद मास्क थोड़ा उतार दे, लेकिन सभी कॉन्शियस है। तो ये था पार्क स्ट्रीट का माहौल। एक तरफ प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि जान है जहान है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज बोली है कि क्योंकि बाहर से बहुत सारे लोग यूके से खासकर यहाँ पे आ रहे हैं, इसी वजह से ओमिक्रॉन का जो इंक्रीज हुआ है केसेस के ऊपर, उस वजह से हो रहा है। पार्क स्ट्रीट में लोग आ रहे हैं और 31 को मेरे ख्याल से इससे ज्यादा लोग आएंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक डर भी है सबके दिमाग में, जहन में। 2022 हम सबके लिए अच्छा जाए, यही हम लोगों का प्रार्थना है, लेकिन उसके लिए सबको माननी जरूरी है कि मास्क पहने, सैनिटाइजर का यूज करें, तभी जाके हम लोग एक अच्छे भविष्य की ओर बढ़ पाएंगे। कैमरामैन प्रवीर विश्वास के साथ रेशमी बागची, आज तक। दुनिया भर की रिसर्च कहती है कि ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा तेजी से फैलता है और अभी तक ये देखने में आया है कि ओमिक्रॉन की वजह से बहुत हल्की बीमारी हो रही है। रिसर्च में ये जानकारी भी मिली है कि फेफड़ों में ओमिक्रॉन के निशान तो मिल रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा नुकसान जैसे सीवियर निमोनिया या ऑक्सीजन की कमी नहीं हो रही है। हालांकि ये शुरुआती जानकारी है, क्योंकि डेल्टा के दौरान शुरुआत में इतने गंभीर मामले सामने नहीं आए थे, लेकिन जैसे जैसे केस बढ़े तब इस वेरिएंट के घातक होने की पुष्टि हुई थी। आज हमने एक्सपर्ट से समझने की कोशिश की है कि ओमिक्रॉन के इतने तेज फैलने के कारण क्या है और ये हमारे फेफड़ों पर किस तरह असर डाल रहा है।
लेकिन हम बात करें तो क्या ओमिक्रॉन और जो पुराने वायरसेस थे, डेल्टा थे, अल्फा थे, जिन्होंने फर्स्ट वेव लाया, सेकेंड वेव लाया, क्या डिफरेंस है? कैसे हम कह सकते हैं कि जो ओमिक्रॉन लंग्स को प्रभावित ज़्यादा नहीं करता है, दो इसमें सिम्टम्स खांसी के होते हैं, जुकाम के होते हैं। तो अगर हम अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को देखें तो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में लंग्स आते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नाक आता है, जुकाम वाला गला आता है आपका, फिर ट्रैकिया आता है। तो ये जो ओमिक्रॉन है इसको सबसे अच्छा स्टडी जापानीज ने किया है। जापानीज ने एक पब्लिश किया है, रीप्रिंट दिया है, उसमें क्लियर कट उन्होंने हैमस्टर्स के अंदर एक्सपेरिमेंट किए हैं एंड उन्होंने क्या पाया है, ये मुख्यतः अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रभावित करता है। लंग्स के छोटे छोटे जो एल्वियोलाई है वहां तक ज्यादा मात्रा में नहीं पहुंचा है। सेकेंडली कभी भी ये एंटर करता है लंग्स के अंदर तो साइनेकिया बनाता है, जैसे सेल्स होते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, वो आपस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। एक बार ये वायरस अंदर जाता है तो उससे साइनेकिया बड़े बड़े सेल्स बन जाते हैं, उनके फंक्शंस खत्म हो जाते हैं। ये जो हमारा ओमिक्रॉन है ये करने में ज्यादा कारगर नहीं सिद्ध हुआ है। बट एक और चीज है, जो ब्रोंकस है, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है और जो सांस के रास्तों का ऊपरी हिस्सा है, इसमें इसकी ज्यादा मात्रा है, 70 गुना ज्यादा मात्रा है, इसलिए वो जल्दी स्प्रेड करता है। अगर ओमिक्रॉन का पेशेंट खांसता है तो वो ज्यादा स्प्रेड होता है, जल्दी स्प्रेड होता है और इसकी पावर स्प्रेड होने की कहीं ज्यादा है एज कंपेयर टू जो हमारे डेल्टा वेव थे। सेकंड जो लास्ट पॉइंट है, इन्होंने हैमस्टर में देखा ऑक्सीजन डेफिशिएंसीज उन जिसमें ओमिक्रॉन इन्फेक्ट हुआ है उसमें कम हुई है। मींस ऑक्सीजन जिसको हम SpO2 कहते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा जो सैचुरेशन दिखाई गई है जब ओमिक्रॉन इफेक्ट हुआ एज कंपेयर टू डेल्टा तो काफी ठीक रही है, इसलिए हॉस्पिटलाइजेशन कम है। इसलिए अगर ओमिक्रॉन मिलता है तो रिस्क कम है हॉस्पिटल पहुंचने का। बट ये रिस्क रिलेटिव रिस्क है, ऐसा नहीं है एब्सोल्यूट नो है। अगर डेल्टा वेव में 15 पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी थी, 100 पेशेंट्स को अगर डेल्टा अफेक्ट करता है तो इसमें एक या दो है। अपनी इंडियन पॉपुलेशन में प्रॉब्लम क्या है, इतनी ह्यूज पॉपुलेशन है, अगर 1000 मेहमान भी लें एक ही पेशेंट प्रभावित है तो भी आपके हॉस्पिटल्स ओवरवेल्म्ड हो सकते हैं, आपके हॉस्पिटल ओवरफिल हो सकते हैं, ये हमारी मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। सो प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर फॉर अस। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये चेतावनी दी है कि अगले कुछ महीनों में पूरी दुनिया में कोरोना की सुनामी आने वाली है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह बताई गई है कि डेल्टा और ओमिक्रॉन ने मिलकर एक बड़ी खतरनाक स्थिति पैदा कर दी है जिसे डेल्मिक्रॉन कहा जा रहा है। ये कोई वेरिएंट नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इन दोनों वेरिएंट का एक साथ संक्रमण होने से कोरोना की स्थिति बेकाबू होने वाली है। वैसे जिस सुनामी की बात WHO कर रहा है उसकी आहट कल ही महसूस हो गई थी जब दुनिया में पहली बार कोरोना के अब तक के सबसे ज्यादा केस सामने आए। 29 दिसंबर को दुनिया भर में 16 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए। यह आंकड़ा और WHO की सुनामी वाली चेतावनी दोनों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। I'm highly concerned that Omicron, being more transmissible, circulating at the same time as Delta, is leading to a tsunami of cases. कोरोना की सुनामी आने वाली है, यह विश्व स्वास्थ्य संगठन की नई चेतावनी है। यहां सुनामी का मतलब है कोरोना संक्रमण से मरीजों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी। सुनामी का मतलब है अस्पतालों में मरीजों की बेकाबू भीड़, जिसकी एक झलक अमेरिका के अस्पतालों में दिख रही है। सुनामी का मतलब है दुनिया भर की स्वास्थ्य सेवाएं फेल हो सकती हैं और सुनामी का अर्थ है दुनिया की अर्थव्यवस्था का फिर से लड़खड़ा जाना। Right now, Delta and Omicron are twin threats that are driving up cases to record numbers, which again is leading to spikes in hospitalizations and deaths. I'm highly concerned that Omicron, being more transmissible, circulating at the same time as Delta, is leading to a tsunami of cases. WHO चीफ जिस सुनामी की बात कर रहे हैं उसकी एक झलक अमेरिका में देखी जा सकती है। पिछले 24 घंटे में अमेरिका में 8 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं और करीब 3,800 लोगों की मौत हो चुकी है।
जबकि अमेरिका की 61% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। डेल्मीक्रॉम वाली साझेदारी को वैक्सीन भी नहीं तोड़ पा रही। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।